हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या नहीं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड बेसिकली दो हिस्सों में बांटे जाते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट एंड नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं एक इक्वेशन दी गई है g = f(x)y), जिसका मतलब है g इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखा रहा है, f मतलब फंक्शन, x इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को दिखा रहा है, y नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को दिखा रहा है। तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका फंक्शन है? इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स प्लस नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने दे रखे हैं, जैसे कि हमें रिवर्स दे रखी हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर आ जा सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं। फॉरेस्ट हमें दे रखे हैं जिनसे हमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। मिनरल प्रोडक्ट्स दे रखे हैं जो फर्दर रिफ़ाइन होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। तो जिसमें कंट्री में अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईजिली हो जाती है। बहुत सारी आपकी डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज के कारण इन इकनॉमीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हो पाएगी या नहीं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ और एफिशिएंट लेबर, यानी कि आपके पास ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि जो भी इंसान है वो वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और अच्छी उसको ट्रेनिंग दे रखी हो। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है। तो पहली चीज़ क्या चीज़ ज़रूरी है इसके लिए? फ़िज़िकल लेबर। फ़िज़िकल लेबर का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ़ लेबर्स आपके पास हैं और कितने आवर्स वो वर्क कर सकते हैं और किस इंटेंसिटी के साथ वो वर्क कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके यहाँ पर पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकल लेबर आपके यहाँ उपलब्ध होगी, और क्योंकि ज़्यादा फ़िज़िकल लेबर आपके यहाँ है तो आपके लिए लेबर एक चीप रिसोर्स होगा। आप उसको यूटिलाइज़ करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर कर आप वहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब ये जो आपके यहाँ पर फिज़िकल कैपिटल उपलब्ध है, आपको क्या करना है? सेकंड पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल और स्किल फॉर्मेशन, इसमें इन्वेस्ट करना है और आपको ह्यूमन कैपिटल जनरेट करनी है। ऐसी कैपिटल जो आपके लिए नॉलेजेबल हो, जहाँ आपने उनमें स्किल में इन्वेस्ट करा हो, जहाँ एजुकेशन दी गई हो, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी गई हो और जो और भी एफिशिएंटली काम कर सके। तो पहली चीज़ गुड हेल्थ या लाइफ, लॉन्ग लाइफ। तो आपको पहले सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना होगा? किसी भी लेबर, किसी भी ह्यूमन की हेल्थ पर, क्योंकि हेल्थ के बिना कोई भी कुछ काम ईजिली नहीं कर सकता। दूसरा है आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन देनी होगी। तीसरा है इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब है इन्वेंशंस को यूज़ करना। इन्वेंशंस मतलब आपने कोई नई खोज की है और आप उसको फर्दर यूज़ कर पा रहे हैं। कब यूज़ कर पाएंगे और कब इन्वेंशंस कर पाएंगे? जब आपके पास एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल उपलब्ध होगी, तब आप इन्वेंशंस कर पाएंगे और उनको एक्सप्लॉइट करके नई नई इनोवेशंस कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जिससे आपका देश और भी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप हो पाएगा। एबल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, आपके यहाँ पर यदि एबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एबल एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो वेल ट्रेंड, वेल क्वालिफाइड हैं और जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स किसी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होती है। फिर है फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज। फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे? जो भी मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज कहते हैं। जितने ज़्यादा फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज होंगे और जितने एफिशिएंट होंगे टेक्निकली,
उतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो दो तरीके हैं इस चीज़ के लिए, एक कैपिटल डीपनिंग और एक कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल वाइडनिंग पहले समझेंगे। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब है नई नई मशीन्स को, ज़्यादा टूल्स को एम्प्लॉय करना और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को जनरेट करना। कैपिटल डीपनिंग का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग लेबर्स हैं वो आपके मॉडर्न और एफिशिएंट टेक्निक्स के साथ काम कर रहे हों और वो वेल ट्रेंड हों, ताकि वो सेम कैपिटल के साथ भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और लेबर की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। अब नीचे एक इक्वेशन बॉक्स में दिखाई गई है, डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा के बाय के। वहाँ वाई किस चीज़ को दिखा रहा है, इनकम को, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम को, के कैपिटल को, डेल्टा के चेंज इन कैपिटल को। तो ग्रोथ रेट किसी भी इकोनॉमी की कैसे देखी जाएगी कि कितने इनकम में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय द होल इनकम। और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल भी इसी तरीके से देखी जाएगी कि कितना कैपिटल स्टॉक में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय द होल कैपिटल। तो जितने ये दोनों इक्वल दिखाई गई हैं, इसका मतलब जितनी स्पीड से हमारी रेट ऑफ कैपिटल ग्रो करेगी उसी स्पीड से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अब हम कह रहे हैं कि फ़िज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, तो इन फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज को बढ़ाने का, जनरेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहली चीज़ है कि रियल सेविंग्स होनी चाहिए। इकनॉमी में जितने ज़्यादा सेविंग्स होंगी उनको हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। तो सेविंग कौन कौन कर सकता है? इकनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं आपके, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर होता है, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। यदि तीनों सेक्टर्स अपनी सेविंग को बढ़ा पाएंगे तो इकनॉमी में ऑन एंड होल आपकी रियल सेविंग्स हैं ग्रो करेंगी, और रियल सेविंग्स ग्रो करेंगी तो आप फॉरेन लोन्स और असिस्टेंस पर कम डिपेंड करेंगे, आपके पास अपने रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और आपकी कंट्री है जो वो इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएगी। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और रिसोर्सेज। अब सेविंग्स तो कर ली, लेकिन जब तक उनको मोबिलाइज़ नहीं किया जाएगा तब तक वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और सेविंग्स को मोबिलाइज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, बैंक्स चाहिए, फाइनेंशियल कंपनीज़ चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चाहिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ चाहिए, जो फर्दर उस सेविंग को लोन के रूप में दे सकें और जहाँ से इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो सके। तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग को मोबिलाइज भी कर दिया, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि सेविंग एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ सेव की, लेकिन हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर उस सेविंग को, और वो सेविंग हमारे पास घर में ही रखी है, तो वो सेविंग मोबिलाइज नहीं हो पाएगी, वो सेविंग फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो मतलब कि आपको कितने आउटपुट को जनरेट करने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ रही है, यानी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट आउटपुट के प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं। ये लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। हमारे लिए किसी कंट्री को डेवलप करना है तो कैसा कैपिटल आउटपुट रेशो अच्छा होगा? लो कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब कि आपको 1 यूनिट आउटपुट को जनरेट करने के लिए कम कैपिटल यूटिलाइज करनी पड़े। इसी डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ है, और ए और बी 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की गई हैं ओरिजिन से। ये क्या दिखा रही हैं? मान लीजिए 1% आप कहते हैं कि यहाँ पर 1% आउटपुट ग्रो कर रहा है। इस 1% आउटपुट ग्रो करने के लिए बी लाइन से आप देखें तो आपको इतनी कैपिटल की ज़रूरत है, और इस 1% आउटपुट के लिए यदि ए लाइन से आप देखेंगे तो आपको इतनी कैपिटल की ज़रूरत है। मतलब ए पर आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, जबकि उसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए बी पर आपको कम कैपिटल की ज़रूरत है। तो लो कैपिटल आउटपुट रेशो को शो करती है बी लाइन, और ए लाइन आपकी हाई कैपिटल आउटपुट रेशो को शो करती है। फिर है एक्सटेंट ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट का साइज़ क्या है। यदि हम कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है या इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए, तो साइज़ ऑफ मार्केट वहाँ पर कंपैरेटिवली आप देखेंगे बड़ा पाया जाता है। वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाएगी, स्पेशलाइजेशन पाया जाएगा, और साइज़ ऑफ मार्केट बड़ा है मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो वैरायटी ऑफ गुड्स
वहाँ ईजिली मिल जाएगी, प्रोडक्शन उस कंट्री में ज़्यादा किया जाएगा और ऐसे में इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जनरेट होंगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और कोई भी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट प्रॉफिटेबल होगी। ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज़, जो कंट्री इकोनॉमिक रूप से डेवलप होगी या जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक एजेंसीज़ हों जो ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। कैसी इकोनॉमिक एजेंसीज़ हों? जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों जो सेविंग को मोबिलाइज़ कर सकते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट में, जहाँ से कन्वर्ट किया जा सकता है। और आपके पास जो गवर्नमेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जा रहा हो, गवर्नमेंट मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज़ या डिफरेंट पॉलिसीज़ को इस तरीके से फ्रेम करे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया जा सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में गवर्नमेंट मेंटेन कर पाए ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आपकी कंट्री में आ सके। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि कोई भी जो हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कैसी हो, आपकी न्यू मशीन्स हो, एफिशिएंट मशीन्स हो, बैकवर्ड मशीन्स ना हो। यदि हम बैकवर्ड मशीन्स को लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों रिड्यूस होंगे। यदि हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे तो हमारा देश इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो पाएगा। ऐसा जापान और जर्मनी में आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा रही है और रिसर्च वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती रही है। इसी के कारण ये कंट्रीज़ कंपैरेटिवली रैपिड रूप से इकोनॉमिकली डेवलप हुई हैं। अब डायग्राम में भी इसी चीज़ को दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर कैपिटल गुड्स, वाई एक्सिस पर कंज्यूमर गुड्स और पीपीसी कर्व ड्रॉ किया गया है ए बी और सी डी। यदि मान लीजिए कोई इकोनॉमी में ए बी पहले पीपीसी था, यानी इतने प्रोडक्शन इस लिमिट के अंदर हो रहा था, लेकिन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, आपकी टेक्नोलॉजी और भी इम्प्रूव कर जाती है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी से सी डी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन की लिमिट्स बढ़ जाएगी, बोथ फॉर द कैपिटल गुड्स पे और कंज्यूमर गुड्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी कि आपकी कंट्री में डेवलपमेंट प्लानिंग हो, सेंट्रल अथॉरिटी हो जो सारे प्लान्स को फॉर्म कर सके, जो सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके विद इन अ गिवन टाइम पीरियड कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर का भी ध्यान रखा जाए, प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखा जाए और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम अलोकेशन हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक कंट्री इकोनॉमिकली एडवांस होगी अगर वहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी और उससे भी ज़्यादा टेरिटरी सेक्टर्स में काम कर रही हो बजाय कि प्राइमरी सेक्टर के। इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स, अब कुछ इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि फॉरेन कैपिटल है, टेक्निकल नॉलेज है, इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब देख सकते हैं आप कि अरब कंट्रीज़ में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया है वो क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि फॉरेन असिस्टेंस उन्होंने अवेल की थी। तो बहुत से रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आपके पास कंप्लीट रिसोर्सेज कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज या लोन्स या फॉरेन असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और उससे आप और ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ होगा उसको आप फर्दर ट्रेड करके अपने रिसोर्सेज को, अपने फॉरेन कैपिटल को, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट में काम आता है। फिर है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक रूप से जो फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिकली तो नहीं लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवरऑल इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़ यदि आपको ज़िंदगी में करनी है तो आपको उसके लिए डिज़ायर होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि कोई भी कंट्री करना चाहती है तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों में डिज़ायर होना चाहिए, यानी कि जो भी टीचर्स, पॉलिटिशियंस, लेबर्स, ट्रेडर्स, जितने भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं सबके सब ये चाहते हों कि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए और उस चीज़ के लिए उन्हें जो प्राइस पे करना पड़े उसके लिए भी वो तैयार हों। फिर है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा
एजुकेशन लोगों के बीच में फैलाई जाए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, आपके देश में यदि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है तो आपके यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बाहर की कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड होंगी, आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म्स को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन ईजिली हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, आपके यहाँ ऑनेस्ट और वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही यूज़फुल होंगे। सोशल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सोसाइटी भी आपकी कैसी होनी चाहिए और किस तरह की होगी, उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, हर चीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कुछ ना कुछ असर आप देखने को मिलेंगे। तो आपकी सोसाइटी में लोगों का नो हाउ कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, टेक्निकली वो एडवांस होने चाहिए, उनमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, उनका आउटलुक जो है वो मॉडर्नाइज होना चाहिए बजाय के ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के। तो जहाँ पर इस तरह की अप्रोच होंगी वहाँ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होंगे, वहाँ प्रोडक्शन की लेटेस्ट टेक्निक्स को अपनाया जाएगा, वहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। रिलीजियस डिटर्मिनेंट्स, एक कंट्री का रिलीजियस आउटलुक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि लोग एक दूसरे के धर्म के अगेंस्ट हैं तो लोगों में कभी भी आपस में वो कॉपरेशन देखने को नहीं मिल सकता। लोग यदि भाग्यवादी हैं, ये सोचते हैं जो होगा हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो कभी भी ऐसी कंट्री कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकती। तो रिलीजियस आउटलुक भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिसाइड करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपमेंट, अब मेन क्या है कि लोगों को भाग्य के भरोसे ना बैठकर एस्पायर होना चाहिए, डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें ये सोचना होगा कि हमारे हाथ में हमारा भाग्य है और हम उसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और हम उसे चेंज करने के लिए पूरे एफर्ट्स करेंगे, और हम बेहतर इनकम अर्न कर सकते हैं, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह सकते हैं। अगर लोग ऐसा सोचेंगे, एस्पिरेशंस रखेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव की जा सकती है। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, अब कोई भी कंट्री यदि सारे रिसोर्सेज हैं, लोग भी ठीक हैं, लेकिन करप्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आप टैक्स इवेजन लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या लाइसेंस इशू किए जाते हैं, वो भी अनडिजर्विंग लोगों को दिए जाते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस, तो ऐसे में कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में, वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जब तक किसी कंट्री में पीस नहीं होगा, कोई भी वहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। मान लीजिए आपकी कंट्री में हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर रोज़ किसी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ आपके इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, या फ्रिक्वेंटली वहाँ पर युद्ध होते रहते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी क्लैश आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना चाहिए, ताकि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफ रखा जा सके और लोग ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हों। थैंक यू।